ओके, पेज 18 पे थे कल हम। पेज 18 पे, स्लो में जगह बना दें एक ही दफा फिर। पेज 18 पे अच्छा, ये कल हम इंग्लिश पढ़े थे। इस इंग्लिश को क्या कहेंगे? इस इंग्लिश का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। थोड़ा सा जरा पिक्चर जहन में लाएं। ये नोट का नंबर कौन सा है? 4 चल रहा है। 4 चल रहा है ना। आगे 4 में तफसील है, 4.5, 4.5.3, 4.5.4 तफसील है आगे, सब नोट्स हैं जिसको आप कहते हैं। लेकिन मेन नोट ये कौन सा चल रहा है? 4। और वो जो इनटेंजिबल्स का नोट था जिसमें फिगर्स थी 25, वो नंबर याद नहीं करने, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे। वो जिसमें डब्बा सा बना हुआ था और सारे इंटेंजिबल्स आ रहे थे, वो कौन सा नोट था? 25, काफी नीचे था। और वो जो फिगर आ रही थी वो बैलेंस शीट के फेस पे भी नजर आ रही थी। ये जो नोट्स चल रहे हैं 4, 4.5.3, जरा देखते हैं इस अंग्रेजी का कोई हम नाम रख सकते हैं? तो ये नोट्स के अंदर ही है, ये नोट्स के अंदर ही 4.5.3 ऊपर जाते हैं। जरा 4 की हेडिंग ढूंढते हैं कहीं। 4 की हेडिंग होनी चाहिए ना, कि ये 4 चल क्या रहा है, पता नहीं 4 ही नहीं खत्म हो रहा। 4 की हेडिंग क्या है? लें जी, 4 की हेडिंग बताएं जी। समरी ऑफ, फिर आगे पता नहीं 4.1, 4.2, 3, 4 चलते चलते वो नीचे तक पहुंचा हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, बोले अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है या टेबल बनाया जाता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो सारी इंग्लिश लिखी हुई थी, जिस इंग्लिश को कल हमने पढ़ा था, इसका नाम जरा अपनी किताब में आके देखते हैं, क्योंकि ये सारी इंग्लिश मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 18 पे मैंने डाल दी है। इसका नाम जरा अपनी किताब में आके देखते हैं। तो क्या है जी? इंटेंजिबल नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर? इंटेंजिबल नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आई कैप के सवाल की रिक्वायरमेंट हो नोट बनाएं, तो क्या हम ये इंग्लिश वगैरह लिखने लग जाएंगे या इस इंग्लिश के लिखे बगैर हम वो जो डब्बा बना रहे थे 2 दिन से वो बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे, जिसमें कल मेरे ख्याल से लाइसेंस आ रहा था, कल उसके अंदर वेबसाइट आ रही थी और R&D का प्रोजेक्ट आ रहा था। तो वो जो डब्बा बनाना है, क्या वो बनाया करने नोट्स में या इंग्लिश भी लिखा करनी है? इंग्लिश नहीं लिखनी। जब भी पेपर में सवाल आएगा नोट बनाए तो क्या करना है? सिर्फ डब्बा बनाना है। इन रेयर सर्कमस्टांस, आज तक कभी आईकैप की हिस्ट्री में नहीं मांगा गया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सवाल की रिक्वायरमेंट में एक लाइन एक्स्ट्रा डली हो, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो फिर ये वाली इंग्लिश भी हमें लिखनी पड़ सकती है। ये वाली इंग्लिश भी हमें लिखनी पड़ सकती है। ये इंग्लिश भी मजबूरन हमें लिखनी पड़ सकती है। क्लियर होगी ये बात? अब अगर हम ऐसे ही जरा 4-5 मिनट लगा लें अपने कल वाले सवाल पे और कल वाले सवाल का नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने की कोशिश करें, तो वो जरा ट्राई करते हैं। कल वाला नोट निकाल लें, डब्बे वाला। मैं भी इधर सॉल्यूशन में निकाल लेता हूं। क्या नाम था? जिंक। हद भी है। भाई को बात समझ आ रही है? मैंने बात की क्या है? समझ आ गई है कि कब ये अंग्रेजी लिख के आनी है? जब कभी नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज का लफ्ज आए। लेकिन वैसे तो लफ्ज नहीं आता। क्या पूछा मैंने? अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयर अ नोट ऑन, बस कोई लिखा हुआ है ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक बात लिखी हुई है, टोटल का कॉलम नहीं चाहिए। वो जो तीनों का टोटल एंड पे कर देते होते हैं, वो टोटल का कॉलम नहीं चाहिए बस। अच्छा, ये जिंक, तो ये डब्बे वाला नोट है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नोट है, और इसमें टोटल का कॉलम हमने नहीं डाला हुआ। क्लियर? तो ये नोट हम पेपर में बनाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता क्या आ जाए, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हम बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उसमें आप लिखना शुरू करें, मिसाल के तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखना शुरू करें। कल वाली बातें क्या लिख देंगे यार? बोलें यार, हिम्मत करें, हिम्मत करें। रिसर्च के बारे में क्या लिख देंगे? बोलें 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 बोलें। कॉस्ट नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पहला है हमारा, लाइसेंस की बात नहीं करा, वेबसाइट की बात नहीं करा। डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर, ये बात लिख देनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। और ये बात भी लिख देनी चाहिए कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स कौन कौन सी हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट्स,
और भी कोई डायरेक्ट खर्चे होते हैं डेवलपमेंट में, यही चीजें आती हैं। और इसके अलावा इसमें क्या लिख के आए, रिसर्च वाली बात किधर है, रिसर्च वाली बात भी लिख के आएंगे। नहीं मैं सिर्फ उसकी फिलहाल बात, हाँ एक्वायर्ड है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बात पे ठीक है। रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट डू नॉट मीट क्राइटेरिया आर रिकॉर्डेड एज एन। अगर ये 2-3 बातें हम लिख आए तो बड़ा रेयर होगा शायद एग्जामिनर उस हॉल में बाकी बच्चों को भी ये बातें जहन में रहें, लेकिन अगर अल्लाह करे हमारे जहन में ये 2-3 बातें लिख आए तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबली एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसे कोई सेंस है नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने की, बजाय कि आप पूरा छोड़ के आ जाए। मैंने माना 20 साल से कभी आईकेपी पेपर में नहीं आया, लेकिन बना लें आप, कोई मसला नहीं, बना लें। नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज की हेडिंग दे दें उसी डब्बे के नीचे, कल वाला सोल्यूशन जो चल रहा है, या कोई हिंट लगा लें ऐसा रजिस्टर पे। कौन सा सवाल चल रहा है, पास पेपर क्वेश्चन 9। तो हल्की हल्की सी बातें जो आपके जहन में है वो लिख दें। पहले ये आसान बात लिख दें, रिसर्च, पहले हेडिंग दे देना बेशक R&D प्रोजेक्ट, R&D प्रोजेक्ट, इस तरह की हेडिंग दे दें, R&D प्रोजेक्ट्स। एंड वेबसाइट भी साथ लिख दें, क्योंकि मुझे लग रहा है वेबसाइट भी हम खुद बना रहे थे। हाँ वेबसाइट भी हम खुद बना रहे थे, आपको याद नहीं? वेबसाइट खरीदी थी या खुद बना रहे थे? कितनों को याद है खुद बना रहे थे वेबसाइट? भूल गए वेबसाइट कल वाले सवाल में? क्या ना यार ऐसा ना कर यार, मैं आई विल डाई। नहीं होन नहीं। कल देखें जी कौन कौन सी चीजें हम खुद बना रहे थे। कल हमने सवाल किया था, परसों हमने सवाल पढ़ा था, जान ही नहीं छोड़ा अबे तू, सवाल को कह रहा हूं। ये एक R&D प्रोजेक्ट था, और आपको याद है वेबसाइट भी हमने खुद बनाई थी और इतने ज्यादा खर्चे किए थे। वेबसाइट भी खुद बना रहे थे और बोले तो इसलिए इन दोनों के बारे में हम लिख सकते हैं इकट्ठा। तो लिखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड वेबसाइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड वेबसाइट। जी क्या अंग्रेजी लिखेंगे यार? बोले थोड़ी छोटी इंग्लिश, ज्यादा कोई साइंस नहीं मारनी आपने, इस जैसे नहीं लिखनी। बोले रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये आपका नॉलेज है जो आपको पता है सारा। और बुरी वाली डेवलपमेंट के लिए क्या इंग्लिश लिखेंगे? रिसर्च, जल्दी लिखें, एंड डेवलपमेंट नॉट मीटिंग क्राइटेरिया आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। चलो जी, एग्जामिनर को पता चल गया आपको नोट अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी बनाना आता है। आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। छोड़े पर अगली लाइन, कहां इतनी बातें हमें याद रहनी है पेपर में, इतनी सी बात तो याद रह जाएगी बस, ठीक है। ये बातें स्टैंडर्ड में मिलेंगी यार, लेकिन कहां ढूंढोगे, किधर मिल सकती हैं। हाँ वो भी मैं लिंक करवा दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे। लेकिन ये तो बात आसान सी है ना, ये स्टैंडर्ड, ये तो आप सबकी मेमोरी में है ना। बात में स्टैंडर्ड से आपको कौन सी ढूंढने को कहूंगा मैं? वो 6 पॉइंट्स ढूंढने को कहूंगा स्टैंडर्ड से, जिसमें आपको टाइम लगना है। अच्छा, अब रिसर्च हो गई और डेवलपमेंट बुरी वाली होगी, आप क्या डिस्कस कर लें? अच्छी वाली डेवलपमेंट, क्योंकि आपको नजर आ रहा है सवाल में सारी चीजें चल रही हैं, रिसर्च भी चल रही है, अच्छी वाली डेवलपमेंट भी चल रही है, बुरी वाली डेवलपमेंट भी चल रही है। तो थोड़ा नोट बना के पॉलिसीज का बताना है। अच्छा जी, अच्छी डेवलपमेंट के बारे में हमारी क्या पॉलिसी है, लिखें, डेवलपमेंट कॉस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल when following criteria is met। लिखें डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल when following criteria are met। अब आप ये 2-3 लाइनें दोबारा देख के पढ़ लें, आपका अपना पुराना नॉलेज है ये, इसमें से कोई नई बात नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको बता दिया। ये कौन सा पैरा नंबर किसी को याद हो? 57। तो लिखें यहां 1 2 3 4 5 6 बुलेट्स लगाएं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे रजिस्टर पकड़े अपना, लिखें 1 2 3 4 5 6 और जगह छोड़ दें, घर जाके फिर चीजें लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। अब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड खोल के पूरे हम छापे नहीं मारे होंगे, को एक आधे लाइन का हिंट दे देंगे, इतना तो टाइम नहीं होगा पेपर में, फिर या नंबर वो ज्यादा देगा। तो ये 6 पॉइंट कहां से उठा के लिखने हैं? पैरा लिखें 6 पॉइंट्स के नीचे ऐसे जो रेफरेंस दिया होता है ना चीजों का, जैसे टीचर्स ने एंड पे पास पेपर का रेफरेंस दिया होता है, जैसे डबल डाल के लिखें पैरा 57। अब आगे भाई मार्क्स लेने के लिए आपने को बातें लिखनी है तो लिख दें, मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड आउट, अगली लाइन लिख दें, मेंटेनेंस कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड आउट। बस अब ये मार्क्स लेने के लिए कोई नंबर है तो इक्का दुक्का लाइन अपनी तरफ से डाल दें। ओके अच्छा जी, अब आगे चलें जी। अब अगली हेडिंग बेशक आप लाइसेंस की दे दें, लाइसेंस की। लाइसेंस इज रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। बल्कि परचेज लाइसेंस लिखें, परचेज लाइसेंस ये खुद बना रहे हैं या परचेज कर रहे हैं? परचेज लाइसेंस इज रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इफ इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया वो लिखने की जरूरत नहीं है, कितना लिखेंगे। कॉस्ट कैन बी मेड लाइवली इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, वो बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि 6 क्राइटेरिया तो नहीं है, खरीदी हुई चीज के लिए 2 क्राइटेरिया, क्या? कॉस्ट कैन बी मेड लाइवली इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, तो लाइसेंस इज रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। अगली डिस्कशन अमोर्टाइजेशन वगैरह की कर दें आप, अमोर्टाइजेशन मेथड एंड पीरियड्स लिखें, हेडिंग दे दें अमोर्टाइजेशन मेथड एंड पीरियड। अब इसमें लाइसेंस की बात करनी है या अभी तीनों की बात करनी है? अमोर्टाइजेशन के बारे में तीनों की बात करनी है ना, बस लाइसेंस इज रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इफ इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। ओके, आगे क्या बात करनी है जी? अमोर्टाइजेशन मेथड एंड पीरियड्स। किसी को याद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कितने सालों पे अमोर्टाइज करे थे? 10 सालों पे, और वेबसाइट की लाइफ गिवन नहीं थी, और लाइसेंस की पहले तो इंडेफिनिट थी, लेकिन अब कितने साल रहेगी थी? 4 साल रहेगी थी। तो इस तरह की कोई इंग्लिश लिख देंगे। इधर देखें, इधर क्या लिखा है? इंटेंजिबल्स आर अमोर्टाइज्ड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये तो बात आप भी लिख दें, क्योंकि हमारा भी स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। इंटेंजिबल्स आर अमोर्टाइज्ड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी लफ्ज लिख दें, ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये रेट्स वगैरह आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम नोट में नीचे डाल देते हैं, फिर यहां डालने की जरूरत नहीं। याद है रेट्स लाइफ वगैरह वो नोट में नीचे डाल देंगे, वो यहां डालने की जरूरत नहीं। ये थोड़ी सी बात गुडविल को छोड़ें। इंटेंजिबल्स हैविंग इंडेफिनिट लाइफ आर नॉट अमोर्टाइज्ड, इतनी सी बात भी लिख दें। इंटेंजिबल्स हैविंग इंडेफिनिट लाइफ आर नॉट अमोर्टाइज्ड एंड टेस्टेड एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट, एंड टेस्टेड एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट। Intangibles having indefinite life are not amortized and tested annually for impairment. अब ये आगे मार्क्स बढ़ाने के लिए कोई पेपर में याद रहेगी बात लिखाइएगा, नहीं तो छोड़ें। यूजफुल लाइफ हर साल के एंड पे एस्टिमेट की जाती है, अगर लाइफ में चेंज आ जाए तो वो बदल दी जाती है, और इन द एंड। अच्छा, एक बात जरा गौर से सुनिएगा, आईकेप सवाल में ये भी डाल सकता है, प्रिपेयर नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये जरा बात पहले सुनो मेरी, लिखना रोको। प्रिपेयर नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज टेकिंग नेसेसरी असम्पशंस। टेकिंग कहते हैं assumptions लेते हुए नोट बना दो, नोट पॉलिसीज का नोट बना दो। assumptions का क्या मतलब है? फिर हम कुछ अपनी तरफ से भी assumptions लेके बात लिख सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे, इस सवाल में कोई ऐसा सीन तो नहीं था कि खरीदने के महीने में पूरी अमोर्टाइजेशन और बेचने के महीने में अमोर्टाइजेशन, ऐसी कोई लाइन सवाल में लिखी हुई थी। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि assumptions लेके पॉलिसीज का नोट बना दो, तो अगर कोई इक्का दुक्का ऐसी भी लाइन हम लिखेंगे तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो फिलहाल आप अपने सवाल को सामने रखें, आप लिखें इंटेंजिबल इज अमोर्टाइज्ड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। बस जनरल लाइन फिलहाल लिखें, इस लाइन को छोड़ें। इंटेंजिबल इज अमोर्टाइज्ड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अब लाइसेंस एक्वायर्ड वाला था, उसकी भी डिस्कशन हमने कर ली, और वो जो दूसरे 2 थे वो इंटरनली जनरेट वाले थे। इंटरनली जनरेट वाले से मेरे ख्याल से कुछ मार्क्स आपके बन जाएंगे, क्योंकि उसमें रिसर्च के बारे में भी आप लिख के आए हैं, डेवलपमेंट अच्छी बुरी के बारे में भी लिख के आए हैं। तो ये मोटा मोटा सा है, कोई आधा 1 सफा बन जाएगा, कम से कम आप इतना लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको बनाना आता है। तो नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इस सारे सफे के ऊपर लिख लें। ये नोट सिर्फ तब बनाना है जब सवाल में वाज़े तौर पे मांगे। आज तक 20 साल में कभी नहीं मांगा। ये नोट सिर्फ कब बनाना है? जब सवाल में मांगे। इस नोट का नाम क्या होगा? नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये नोट सिर्फ तब बनाना है जब सवाल में मांगे। ये बातें अभी लिख लिया करें, क्योंकि आखिरी दिनों में, रिवीजन के दिनों में फिर ये बात उर्दू वाली लिखी हुई हेल्प कर जाती है। अभी तो समझ आ रही होती है, हफ्ते बाद उठा के ये चीजें बैठेंगे तो आप कहेंगे ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखवाया गया था। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड को कैसे यूज करना है? ये मैं SIC 32 खोल रहा हूं या IAS 38 खोल रहा हूं? ये आपको कहां मिलेगा? पार्ट A1 में या A2 में? पार्ट B में नहीं मिलेगा। पार्ट A1 में IFRS है और A2 में IAS है। तो जो आपके पास घर में 5 किताबें पड़ी होंगी, उस 5वीं में से दूसरी नंबर वाली किताब A2, उसमें से आपको मिलेगा ये। ओके, मैं जो पैरास मैंने जो सर्कल किए हैं ना, वो पैरा नंबर आप अपने रजिस्टर पे लिखते रहिएगा। तो अपने रजिस्टर पे हेडिंग दे दें पैरा नंबर्स IAS 38, पैरा नंबर्स IAS 38। अच्छा जी, जब ये हम स्टैंडर्ड खोलते हैं, अगर अभी स्टैंडर्ड नहीं लिए तो IAS 38 ओरिजिनल लिख के गूगल से डाउनलोड कर लें। IAS 38 ओरिजिनल के नाम से, यानी ओरिजिनल स्टैंडर्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। इसमें ये IN वाले पैराज होते हैं। IN क्या होता है? इंट्रोडक्शन वगैरह, इसको छोड़ें, ये पैराज आपने कुछ नहीं करने। IN इंट्रोडक्शन, यहां से फॉर्मली ये पैराज शुरू हो रहे हैं। तो इसमें डेफिनेशंस वाला पैरा मैं जरा ढूंढ लूं। ये पैरा 8,
डेफिनेशन वाला पैरा लिखेंगे, पैरा 8। सबसे पहले पैरा कौन सा आपके लिए रेलेवेंट होगा, अगर घर में स्टैंडर्ड खरीद लिए कौन सा पैरा हाईलाइट करेंगे, पैरा 8। पैरा 8 में अगर कोई एसेट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है, इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो ये ऐसे ही आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉस्ट की डेफिनेशन है, डिप्रिशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन है, रिसर्च की डेफिनेशन मिल जाएगी, रिसर्च इज जस्ट प्लानिंग। और बस ठीक है, कोई खास और डेफिनेशन ऐसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव मार्केट की थी इधर, एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन, एक्टिव मार्केट की यहां नहीं है, फिर कहीं ढूंढ लेंगे। और अच्छा आगे चलें, आगे सारे पैरास फारिग हैं, चलते रहें चलते रहें। ये पैरा 18 है, छोड़ें इसको, छोड़ें। ये पैरा 21, इंटेंजिबल इज रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ये हमारा एक बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन अगर कोई चीज डेवलप कर रहे हैं उसमें 6 क्राइटेरिया और डाले जाते हैं। अच्छा पैरा 21, ये क्या है पैरा, ये छोड़ें 54, ये क्या है पैरा, एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च। पैरा 56, ये 57 क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट। ना 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 ना, डेवलपमेंट कौन सा 6 क्राइटेरिया पूरा करे, अच्छी वाली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कौन सा 6 क्राइटेरिया पूरा करे, पैरा 57। ये असल में खोल के हमने लिखना था अभी, वो जो मैंने जगह छुड़वाई थी आपको 6 पॉइंट्स की। और ये क्या है, पैरा 59, एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स 59 में और उसकी एग्जाम्पल्स 56 में। ये क्या है 66, आपको मैंने पढ़ाया था 66। परचेज एसेट IS 16 में आपने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन ऐड होती है, इंस्टॉलेशन ऐड होती है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं, ये तो आपने IS 16 में पढ़ा था। तो इंटरनली जनरेट में क्या खर्चे आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मटेरियल्स, फीस टू रजिस्टर। तो ये खर्चे बोले बोले एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। क्लियर। तो कौन कौन सी चीजें कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का पार्ट बनती हैं। ओके यार, एक पैरा है जो किताब में नहीं डाला हुआ, एक ने भी अपनी किताब में नहीं डाला हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन में इसने टेस्ट किया हुआ है और ये बड़ी भयानक बात है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। पैरा 67, ये इंटेंजिबल्स में भी मैंने आपको बताई थी। आपको पता है कि इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, स्टाफ ट्रेनिंग और एडमिन और सेलिंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ये जबानी पता है, सबको पता है। सेलिंग एडमिन भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी पार्ट नहीं बनते और स्टाफ ट्रेनिंग भी। तो ये आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं, सारी बातें आपको पता है। एक बात इसमें बड़ी अजीब है, अगर एडमिन सेलिंग का खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सको, अनलेस का मतलब है फिर आपको उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट। ये बात वेबसाइट कॉस्ट में मैंने थोड़ी सी बताई थी और ये इंटेंजिबल्स के लिए भी है। तो अब एक सवाल आज मैंने होमवर्क में देना है, उस सवाल को होमवर्क में देने से पहले मेरी बात सुन लें। एडमिन सेलिंग अगर वैसे लिखा हो तो एडमिन सेलिंग को आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट, लेकिन अगर लिख दे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेंजिबल या डेवलपमेंट ऑफ, फिर आपने उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट। और उसकी एक मिसाल दी थी कि प्रोडक्शन मैनेजर 6 दिन आता है, हमने उसे कहा संडे को आओ 20,000 रुपया और ले लो, तो फिर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए जा सकें तो इनको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। ये बात शायद थ्योरी में किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन पैरा 67 टिक करा दिया। बस इट्स ओवर। आगे डिस्क्लोजर्स देख लेते हैं। बाकी फाइनाइट लाइफ, इनडेफिनिट लाइफ, ये सारी बातें स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन वो आपको अब याद है ज़बानी, वो यहां से ढूंढने या टिक करने की जरूरत नहीं है। अब हम वो जो नोट्स में डब्बा बनाते हैं ना, डब्बा, बस उस डब्बे के बारे में देख लेते हैं। पैरा 118 लिख लें अगला, पैरा 118। नोट का जो डब्बा होता है उसे नोट भी कहते हैं और उससे डिस्क्लोजर भी कहते हैं। उसे नोट को, नोट का अदर नाम लिख लें, नोट मींस डिस्क्लोजर। वो जो नोट वाला डब्बा बनाते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, डिस्क्लोजर। बताओ, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल का क्या मतलब है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या लाइसेंस, सॉफ्टवेयर वगैरह, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एंड अदर्स। ओके, जैसे लाइसेंस हमारे कल परचेज थे और वेबसाइट इंटरनली। वेदर द यूजफुल लाइफ इज फाइनाइट और इंडेफिनिट, ये आप बता दें। अमोर्टाइजेशन मेथड वगैरह बता दें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, वो जो हम डब्बा बनाते हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एनी अकमुलेटेड एट बिगिनिंग एंड एट, ओपनिंग वाली भी और क्लोजिंग वाली भी। लाइन आइटम्स ऑफ SOCI इन विच अमोर्टाइजेशन इज इंक्लूडेड, लाइन आइटम्स ऑफ SOCI in which amortization is included.
क्या मतलब? हो सकता है अमोर्टाइजेशन को आपने जो है वो एडमिन एक्सपेंसेस में डाला हो, आपका इंटेंजिबल ऐसा हो जो एडमिन में यूज हो रहा हो सकता है अमोर्टाइजेशन को आपने कहां डाला हो, बोले 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 कॉस्ट ऑफ सेल में डाला हो, इंटेंजिबल आपका फैक्ट्री में यूज हो रहा हो। बहरहाल ये लाइन आइटम्स ऑफ एसओसीआई या पी&एल आपको कब पता चलेंगे? जब आप फाइनल अकाउंट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको जरा आप छोड़ दें बेशक। और रिकॉन्सिलिएशन, वो जो रिकॉन्सिलिएशन बनती थी वो असल में रिकॉन्सिलिएशन है जो हम बनाते हैं पूरे डब्बे में। उसमें हम क्या डालते हैं? एडिशंस भी डालते हैं, इंक्रीज भी डालते हैं रिवैल्यूएशन की वजह से, उसमें इंपेयरमेंट लॉसेस भी डालते हैं। बहरहाल ये बातें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मुझे बता दें वो कौन सा पैरा स्टैंडर्ड का जिसमें डिस्क्लोजर्स डिस्कस हुए हैं? पैरा 118 और पैरा 119 कल मैंने आपको बता दिया था। हमारी क्लासेस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है या ब्रांड नेम्स, मैसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये वाली हमारी क्लास ऑफ एसेट्स है। बस इट्स ओवर। अच्छा, अब मोटा मोटा अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको पैरा 8 बताया है, कौन सा था पैरा 8? पैरा 21 कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, पैरा 56 रिसर्च की एग्जांपल्स, पैरा 57 6 क्राइटेरिया, पैरा 59 डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, पैरा 66 कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी है, पैरा 67 सेलिंग एंड एडमिन जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो जाएं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सके, वरना जनरल रूल पे नहीं बनेंगे। और पैरा 118 और 119 डिस्क्लोजर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस पैरा 118 119 की कभी जरूरत नहीं पड़ी। आज आगे ना 3 पैराज हैं बस, 56 57 और 59। पेपर में ज्यादा से ज्यादा इनकी जरूरत पड़ सकती है, इनको जरा ज्यादा टिक कर ले। 56 57 और 59 क्या चीज स्टैंडर्ड लेके जाना पेपर में अलाउड है? SIC 32 आपके सामने मैंने खोल के ही आपको सॉल्व करवाया। स्टैंडर्ड में से बार बार हम देख रहे थे, वो सारी चीजें याद तो नहीं कर सकते, पता नहीं क्या स्ट्रेस टेस्टिंग और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था उसमें, वो भी स्टैंडर्ड से खोल के देख रहे थे हम। और ये जो पैराज मैंने आपको 3 टिक कराए ना 56 57 59, इनको एमसीक्यूज में आपको हेल्प मिलेगी। एमसीक्यूज का मैं दिन अभी बता दूंगा, जरा बुक्स पे काम चल रहा है, वो एक दफा मैं पब्लिश करने के लिए दे दूं। ओके जी, आ जाएं। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हमारा थोड़ा सा रह गया, उसके बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं। नोट्स में आए पेज 17 पे। ये जब बुक प्रिंट होगी ना, बुक प्रिंट होगी तो ये वाला डब्बा तो बुक में होगा ही नहीं, पेज 17 वाला। और इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें, पैरा 118 हमने पढ़ लिया है, बस पैरा 118 के अंदर जो चीजें हैं वो डिस्कस हो गई हैं। इसको भी फिलहाल आप काट दें, काट के 118 टिक कर दें ऐसे। चलें जी, 5-10 मिनट लगाएं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे, फिर लीज शुरू करें। अभी आप ये ना कहिएगा पास पेपर के सवाल अब हमने कौन से करने हैं। पास पेपर के सवाल जो बाकी है ना, उनमें कुछ इधर उधर के टॉपिक्स भी बीच में डले हुए हैं, तो इसलिए वो करके फिर मैं आपको खुद बताऊंगा पास पेपर के कौन से सवाल आपने करने हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स किधर आ रहा है? पेज 4। ये एग्जांपल निकालें पेज 5 पे। पुराना एसेट देके नया एसेट लेना। स्क्रीन की तरफ देखना है। आप कई दफा ऐसा होता है कि पुरानी चीज देके नई चीज ले रहे होते हैं, और कई दफा पुरानी चीज और नई चीज दोनों की फेयर वैल्यू आपको पता होती है, कई दफा पुरानी की नहीं पता होती, कई दफा ऐसा हो सकता है नई की पता हो पुरानी की, और कई दफा ऐसा होता है दोनों की पता। कोई छोटी सी ऐसी मिसाल, आपको ये भी आईफोन चेंज करने चले गए किसी सैमसंग के साथ, तो पुराने नए दोनों की आपको फेयर वैल्यू पता होगी। लेकिन आप अगर कोई पुराना नोकिया 3310 बाजार में लेके गए, अब कोई उसकी वैल्यू लगाने को तैयार ही नहीं है, वो बहुत ओल्ड चीज आप लेके बाजार में चले जाए, तो पुरानी की फेयर वैल्यू निकालना कई दफा मुश्किल हो जाता है। या आप बाहर के मुल्क से कोई मोबाइल लेके आ गए पाकिस्तान में, अब वो मोबाइल अभी किसी के पास भी नहीं है, तो अब वो नई चीज है, वो नई चीज है, या किसी दुकानदार ने बाहर के मुल्क से कोई नए मोबाइल मंगवाया, आप उससे नया मोबाइल खरीदने के, आपने बाजार में कीमत पता चलाई, बाजार से कीमत पता नहीं चल रही, तो कई दफा नई चीज की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही होती, और कई दफा दोनों की ही फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही होती। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। हमारे पास जो ओल्ड एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है? 200। हमने पुराना देके कौन सा एसेट लेना है? नया।
पुराने की कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 80, पुराने की बुक वैल्यू 120, तो किताबों में ये इस वक्त 120 का आ रहा है। अदर इंफॉर्मेशन, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 150। आपने पुरानी चीज देके नई चीज ली तो और पैसे कितने देने पड़े? 12। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अंडर फॉलोइंग सिनेरियो। इस बात को छोड़ें, पहली रिक्वायरमेंट पढ़ें। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, फर्ज करें दोनों पता हैं आपको, तो मुझे बता दें क्या ये हमें पता है, क्या ये भी पता है? ये तो कैश दिया, ये तो हमें पता ही होगा, तो इनको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं क्योंकि ये तीनों बातें हमें पता हैं। अब मोहतरम आपका दिल कहता है कि मैं नई चीज को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं। स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, नई चीज को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना, नई चीज को रिकॉर्ड करना है जो बदले में आपने दिया। ये स्टैंडर्ड का आइडियल मॉडल है, जो बदले में आपने दिया। नई चीज ले रहा है, कहते हैं नई को छोड़ो, बताओ दे क्या रहे हो? हमने कहा पुरानी चीज और पैसे। नई ले रहे हो तो दे क्या रहे हो? पुरानी चीज और, कहते हैं पुरानी की फेयर वैल्यू बताओ और पैसे बताओ, इन दोनों को जमा करो, ये आपकी नई चीज की प्राइस है। हमने कहा नई की फेयर वैल्यू क्या करें? कहता है उसको छोड़ो यार, मुझे नई की फेयर वैल्यू से कंसर्न नहीं। आइडियल मॉडल आपके जहनों में आता था कि नई को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं दुकानदार ने आपसे लिया क्या, वो असल में इसकी फेयर वैल्यू है। जो दुकानदार ने आपसे लिया क्या? दुकानदार ने पैसे लिए और पुरानी चीज ली। और जब पुरानी चीज लेगा दुकानदार तो उसकी बुक वैल्यू से कंसर्न नहीं होगा। जब पुरानी चीज लेगा दुकानदार तो उसकी किससे कंसर्न होगा? फेयर वैल्यू से कंसर्न होगा। ओके, अब आप मुझे बता दें जी, जनरल एंट्रीज अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, आप लोग नीचे सोल्यूशन की तरफ मत देखें, जनरल एंट्रीज में आपसे पूछना चाहूं तो ये जो मेरा सिनेरियो 1 बन रहा है, सिनेरियो 1, इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी जी? न्यू एसेट डेबिट होगा, एसेट न्यू जी, पुराने की बीवी नहीं, पुराने की बीवी नहीं, पुराने की फेयर वैल्यू बोलें 130, और पैसे कितने दिए? तो जो नया आया उसकी प्राइस हमें चाहिए या पुराने की फेयर वैल्यू जमा कैश? अच्छा जी, क्या बन गया? 142 पे नया एसेट रिकॉर्ड हो गया। पुराना किताबों से निकालना है, पुराना किताबों से निकालने के लिए पुराने की फेयर वैल्यू नहीं देखनी, ये अब इस डेटे में कहीं यूज नहीं हुआ 130, नए की फेयर वैल्यू यूज नहीं हुई, सॉरी नए की फेयर वैल्यू ये वाली यूज नहीं हुई कहीं 150। अच्छा जी, पुराने की कॉस्ट कितनी है? एसेट क्रेडिट ओल्ड वाला किससे कर दें? 200 से। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 80 से। कैश बोलें कितना गया? 12 से कैश गया। अच्छा, अब बैलेंसिंग बता दें। 212 इधर पड़ा है, इधर तो काफी हाई फिगर पड़ी है, तो नहीं हाई फिगर नहीं। कितना क्या लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस गेन आ रहा है। ओके, चलिए आप लोग नोट कर लें, फिलहाल एसेट नया तो डेबिट करें ना उतनी देर। कैश कितना और P&L 10। एसेट डेबिट 142, अकोमोडेशन डेबिट 80, P&L क्रेडिट 10, कैश 12, एसेट होल्ड 120। P&L बैलेंसिंग आ गया जी। हजरात, पुराने को किस पे रिकॉर्ड किया है? सॉरी, नए को फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पे। ये सिनेरियो 1 की जनरल एंट्री होगी। ओके, आगे चलें जी। सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 मैंने मिटा दिया, इधर देखें, सिनेरियो 1 भी मिटा दिया। अब हमारे पास कौन सा सिनेरियो है? सिनेरियो 2, पढ़ें जी। फेयर वैल्यू ऑफ ओनली, आपको गिवन ही नहीं कि फेयर वैल्यू है, पुरानी चीज को इतनी पुरानी है कि उसकी फेयर वैल्यू पता ही। अब जरा गौर से देखिएगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मोहतरम ये हमें पता ही नहीं है। अब जहन में ऐसी पिक्चर लाएं कि ये पेपर में गिवन है लेकिन सिनेरियो 1 के लिए गिवन थी, अब हमें ये पता ही। अब जरा सिनेरियो 2 पढ़ें, इसकी इंग्लिश
इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, यानी ओल्ड की गिवन ही। अब मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, नए एसेट को पुराने की फेयर वैल्यू जमा कैश पे रिकॉर्ड करें, या नए एसेट को नहीं, नए की प्राइस जमा कैश नहीं करना। अब बस नए को नए की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो जी। उसकी एंट्री क्या बनेगी बताएं। सिनेरियो 2 की जनरल एंट्रीज कर रहा हूं मैं। न्यू एसेट डेबिट कितने से 1, कोई जमा माइनस नहीं करना पड़ेगा 150, और बाकी उसी तरह एंट्री। पुराने की डेप्रिसिएशन को फारिग करें, पुराने को किताबों से निकल जाओ, कैश पे करेंगे आप, पे जरूर करेंगे, ये नहीं कि पे नहीं करना, ऊपर ऐड नहीं करना था बस। और बताएं गेन आ रहे लॉस आ रहे कितना, आप बता दें जी। इधर हम नया रिकॉर्ड करे थे 142 पे, इधर नया रिकॉर्ड करेंगे 150 पे। चलें जी। और आखिरी चीज, सिनेरियो 3, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स है, पुराना इतना पुराना है कि उसकी भी फेयर वैल्यू नहीं पता, नए कोई ऐसी नई चीज है कि उसकी भी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, तो दोनों की नहीं गिवन। तो अब ना मॉडल ऑलमोस्ट ये वाला यूज करना है आपने, लेकिन अब पुराने की फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल है। अब पुराने की क्या अवेलेबल है, तो पुराने की बुक वैल्यू जमा कैश, पुराने की बुक वैल्यू जमा कैश। ओके, कर लें, मेरे करने से पहले एंट्री कर लें। देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, आप यहाँ ये कहाँ लिखेंगे, अच्छा ये क्या होगा जी। सिनेरियो नंबर 3, नया एसेट किस पे रिकॉर्ड करना है जी, पुराने की बीवी बताएं 120, जमा कैश 12, कितना हो गया 132, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 80, और आगे बताएं जी। कैश तो गया आपके पास से कितना 12, और एसेट ओल्ड, इसमें गेन लॉस नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया, इसलिए गेन लॉस नहीं आया। तो इसे आप ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। न्यू 132 पे रिकॉर्ड हुआ है, तो सारी एंट्रीज में ना न्यू की कॉस्ट चेंज हुई है और सारी एंट्रीज के अंदर गेन लॉस की फिगर चेंज हुई है, बस बाकी सारा डेटा सेम है। पुराने को देखें हम 280 से ही किताबों से थ्रो अवे कर रहे हैं। अच्छा जी, पहला मॉडल क्या है, अगर दोनों की गिवन हो तो पुराने की फेयर वैल्यू प्लस, अगर दोनों में से सिर्फ नए की गिवन हो तो नए की फेयर वैल्यू, और अगर पुराने नए दोनों की गिवन ना हो। ये कितने सिनेरियोज हो गए 3, 2 और हैं, लेकिन वो भी इसी के अंदर रहते हुए हैं, ए फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन। ये तो मैंने आपको कराया ही नहीं। इफ फेयर वैल्यू ऑफ, मैंने आपको क्या करवाया देखें, इफ फेयर वैल्यू ऑफ, फिर दूसरा क्या करवाया है, देखें मैंने आपको ये वाले कराए हैं सिर्फ। पहला सिनेरियो क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन, दूसरा क्या करवाया, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज गिवन, और तीसरा क्या करवाया। अच्छा, अब एक ऐसा सिनेरियो सोचें जिसमें सिर्फ ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन है। जरा ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन है तो बाय डिफॉल्ट ही पहला सिनेरियो ही लगा देंगे। सोचें जरा, ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन है तो नई की फेयर वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये भी रूल नहीं लग सकता, ये तो लग ही नहीं सकता ना। और ये भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू किसी एक की गिवन है। तो अगर सिर्फ ओल्ड की गिवन हो तो भी कौन सा रूल लगेगा, रूल 1 लगेगा। इसकी लॉजिक याद रखें, ऐसे रट्टा नहीं मारना। अगर दोनों की गिवन है ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश, अगर न्यू की गिवन है न्यू की प्राइस बस कैश कुछ कोई नहीं, दोनों की गिवन नहीं तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस। अगर गिवन ही सिर्फ होल्ड की है तो फिर न्यू वाला तो रूल यूज कर नहीं सकते, तो फिर ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश, ये पहला रूल हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी तफसील और है, ये जरा आपने गौर से समझनी है ये वाली बात। अच्छा, पुरानी की भी फेयर वैल्यू गिवन है, नई की भी फेयर वैल्यू गिवन है,
लेकिन डाउट सा चल रहा है कि यार ये जो फेयर वैल्यूज गिवन है ये सही भी हैं या नहीं, बस एक डाउट सा चल रहा है दिल में। तो पता ये चला कि नए की फेयर वैल्यू के एविडेंस ज्यादा हैं। जैसे आप ईद के मौके पे नहीं कहते चांद देखा शहादतें मौसूल हुई, तो इतने लोगों ने चांद देखा, तो इसी तरह इधर नए की भी फेयर वैल्यू गिवन है, ओल्ड की भी फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन जो एविडेंस ज्यादा मिल रहा है वो नए की फेयर वैल्यू का मिल रहा है। पुराने की भी फेयर वैल्यू इक्का दुक्का लोग मार्केट में बता रहे हैं, लेकिन उसका एविडेंस ज्यादा अवेलेबल, लेकिन नए की फेयर वैल्यू पता चला है तो हर दुकानदार बताने को तैयार है नए की फेयर वैल्यू। तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है फिर पुराने की फेयर वैल्यू शायद मेरी नजर में नहीं मालूम, इसको छोड़ो परे। अब जरा देखें देखें देखें, फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड एसेट कौन सा होता है, न्यू या ओल्ड, इज मोर क्लियरली एविडेंट। पेपर में ये लफ्ज लिखेगा वरना आपको इल्हाम नहीं होगा, ये लफ्ज लिखेगा पेपर में, मोर क्लियरली एविडेंट। एविडेंस ज्यादा किसका मौजूद है, देन इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज, भाई ये तो रूल 2 बन गया, फिर तो रूल 2 लगेगा। हालांकि गिवन कितनों की है, दोनों की है, रूल यही चल रहा है पॉइंट 1 वाला। हाउएवर इफ फेयर वैल्यू ऑफ, नई चीज की भी फेयर वैल्यू के एविडेंस मौजूद है, पुराने के भी एविडेंस मौजूद है, लेकिन पुराने के एविडेंस समझ लें मिनिमल है, ना होने के बराबर है, और नए के एविडेंस बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या मुनासिब है कि ज्यादा एविडेंस जिसके मौजूद है उसको उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी लाइन अगर खुदा ना खास्ता पेपर में आ जाए, क्या कौन सी लाइन, मोर क्लियरली एविडेंट, तो फिर आप कौन सा रूल लगा देंगे, नए को उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। और आखिरी बात भाई माजरत के साथ एक बात छोटी सी और है इधर, सर आसिफ भी कहते हैं जी मेरे पास 2015 मॉडल की गाड़ी है, सर उमैर भी कहते हैं मेरे पास 2015 मॉडल की गाड़ी है, एक वाइट है एक ब्लैक है। अब दोनों गाड़ियों की माइलेज भी 1 लाख किलोमीटर थी, कंडीशन भी एक जैसी थी। अब दोनों ने एक दूसरे से गाड़ी चेंज कर ली। अब ऐसी सूरत में किसी पूछने वाले ने पूछा कान में जाके क्या चक्कर है, और वैसे ही यार मले वालों की तरह रोक पड़े, गाड़ियां बदलता रहता है, बस ये चक्कर है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, कोई डिलीवरी ट्रक्स हों 10-12, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं यार तुम जरा हमारे से बदल लो, जरा नए नए ट्रक जा रहे होंगे, लोग पता नहीं कितना बड़ा कारोबार है पीछे से, क्या 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 पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं, ट्रकों पे ट्रक, रोजाना नया ट्रक आया होता है, ड्राइवर वही नया ट्रक रोजाना आया होता है, पता नहीं कितने ट्रक हैं यार इनके पास। तो बिजनेसेस कई दफा सेम एसेट को सेम एसेट से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, सेम एसेट को सेम एसेट से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में कहते हैं ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है। कमर्शियल नियत नहीं होती, कमर्शियल नियत होता है प्रॉफिट कमाना बेच के, ऐसी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही होती है। जैसे कभी कभी होता है ना साथ वाले में विटामिन की कमी पाई, तो ऐसे ऐसे कितनी ज्यादा लगना देखें, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की, तो अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है तो फेयर वैल्यू देखने की जरूरत, आपने रूल कौन सा लगाना है, 3। ये भी लाइन पेपर में लिखी होगी, जो दो पेपर में लाइन लिखी होगी मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लाइन फिर पेपर में लिखी होगी, पता चलेगा आपको, ये सिनेरियो लगेगा। इफ ट्रांजैक्शन लैक्स, लैक्स का क्या मतलब है, लैक ऑफ विटामिन, कमी पाई जा रही है, किस चीज की, कमर्शियल नियत की, मींस नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड। एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवरी ट्रक दे दिए तो किराया ज्यादा आने लग जाएगा, ना 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 ना, सामान उसी तरह आप शिफ्ट किया करेंगे। नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड, सर उमैर और सर आसिफ उतनी कंजम्पशन हुआ करेगी गाड़ी में, उतना ही पेट्रोल इस्तेमाल हुआ करेगा, क्योंकि इंजन गाड़ियों का सेम है। नो कैश फ्लो चेंज इज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज। एग्जांपल गिवन ट्रक फॉर अ, तो ऐसी सूरत में बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, अगर कोई कैश पे करें तो आप उसे प्लस करते हैं, ऐसी सूरत में वैसे आमतौर पे कैश पे ही नहीं होता। ओके अच्छा, इसमें यहां बार बार माइनस क्यों लिखा हुआ है, माइनस माइनस, अगर खुदा ना खासा पेपर में यहां लफ्ज लिखा होता है कैश, तो ऐसी सूरत में होता यह है कि पुरानी चीज जरा महंगी होती है, तो फिर नई चीज जब आप लेते हैं जाके तो आपको बल्कि उल्टे पैसे मिलते हैं। तो फिलहाल पेड है, इसलिए पेड के साथ लिख लें प्लस, और अगर खुदा ना खास्ता इधर कैश क्या हो रहा होता, रिसीव हो रहा होता, तो हमने क्या लिखना था फिर, माइनस, जगह जगह माइनस लिखना था। फिलहाल हमने यहां और यहां प्लस का साइन क्यों लगाया है, यहां भी ऊपर लिखें प्लस के ऊपर पेड, और यहां भी प्लस के ऊपर लिखें पेड, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिसीव्ड का सिनेरियो होता तो प्लस की जगह माइनस करते। उदासी सी हो रही है ना, अभी अगला चैप्टर शुरू करने लगे, ये जा रहा है। अच्छा आप ऐसा करें, वो निकालें पास पेपर का, ऐसे कोई हल्के फुल्के सवाल करते हैं, क्वेश्चन 3 कर लीजिएगा आज। मजे का सवाल है, आपको एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन 3,
होमवर्क में लिख लें, होमवर्क रजिस्टर पे पास पेपर क्वेश्चन 3, जो ऑनलाइन वाले हैं लेक्चर नोट्स में मैं नीचे डाल दूंगा उनके होमवर्क। अच्छा, इसके बाद अब आए क्वेश्चन बैंक, हमारी बुक में ही है, ये आई कैप का क्वेश्चन बैंक था। कुछ हल्का फुल्का आपको बता दें ये सवाल कैसे करना है, ये पहले खुद ट्राई कर लेंगे, जनरल एंट्रीज खुद ट्राई कर लेंगे। बस मैं दो चीजों को हाईलाइट कर देता हूं, इंक्लूडेड इन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट्स that are not considered directly attributable to research and included in cost or admin costs that are considered to be, बस ये कुछ चीज हाईलाइट करनी है, ये आपको आज मैंने सिखा दी है। उम्मीद है आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपका सोल्यूशन 100% मैच कर जाएगा जो आपने रजिस्टर पे किया होगा। तो ये जो दो लफ्ज है ना, ये जरा हाईलाइट करने हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूट, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, और इधर क्या लिखा हुआ है, एडमिन कॉस्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। ये कौन सा पैरा हमने पढ़ा था, पैरा 67, 66 के नीचे था, ये एक लाइन लिखी हुई थी 67। दो सवाल हो गए, पास पेपर का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन 6। बंटो भाई आज के नोट्स, अच्छा लीज का भी मैं आपको चैप्टर नहीं दे रहा, कुछ आई कैप से सिलेबस के एतबार से बातें चल रही हैं, वो फिर फाइनल होती हैं तो मैं लीज का चैप्टर दूंगा। फिलहाल आपको डेली के क्लास नोट्स ही मिलेंगे। बांटो ये सफा, ये आज के नोट्स का पेज नंबर 2 होगा। आज के नोट्स में जो पेज 1 है वो IS 38 की जो हमने आज बातें पढ़ी हैं वो होंगी। आज के नोट्स का पेज नंबर 2 निकाल लें, और अभी मैंने फिजिकल में डिस्ट्रीब्यूट पेज 2 ही किया, सिर्फ 1 किया भी नहीं। ऑनलाइन में 1 2 दोनों अवेलेबल है। अच्छा भाई, ये तो बेसिक प्रैक्टिस हमने की हुई है, ये तो पहली क्लास में की थी, जाके रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर यहां आ जाएंगे वापस। डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस हमने की हुई है। कहाँ की थी, मैंने कहा था लिख लेते हैं याद रहेगी, वो तो की थी, लेकिन उसमें की किस जगह पे थी, कौन सी एग्जांपल करवाई थी, हाँ लेकिन मैंने रिकॉर्ड के लिए लिख ली थी। इसमें मैंने सिंपल और उसका फॉर्मूला भी लिखा था। ये मिल गई। जी मोहतरम, डिस्काउंटिंग की रिवीजन पहली क्लास में हमने बात की थी 500 रुपया मिलेगा मुझे, या मैं पे करूंगा, जैसे मर्जी समझ लें, छोड़े परे, इधर से देखो, अभी और इस तरह की मिसाल करते हैं। 500 रुपया हमने पे करना है पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे और चौथे साल के एंड पे, और डिस्काउंट रेट कितने % है, तो इधर ऊपर देखें। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालूं 1 जनवरी ईयर 1 को, तो अब आप मुझे बता दें कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं जिनको डिस्काउंट करना है, कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं जिन्हें डिस्काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 पेमेंट्स को डिस्काउंट करना है। और ये डिस्काउंट होकर सारी किधर आ जाएंगी, यहां पे आ जाएंगी। तो प्रेजेंट वैल्यू 1 जनवरी ईयर 1 को 500 एनओटी का फॉर्मूला लगाया था और इसकी डिस्काउंटिंग की थी, जवाब क्या आ गया था 1519। 1519 को जरा जुबानी सोचें, 2000 बनता है टोटल, 2000 अगर 4 सालों में ले तो 2000 बनता है, लेकिन अगर 2000 आप किसी बंदे से कहें मुझे अभी दे दो तो वो अभी कितने देगा, 1519 देगा। एक ये डिस्काउंटिंग का तरीका बताया था, इसको कहते हैं एनओटी का फॉर्मूला। एक ये सिंपल डिस्काउंटिंग थी, इससे भी जवाब सेम आया था। सिंपल डिस्काउंटिंग में क्या किया था जी, वही वाला 500 है, वो जो पहले साल वाला था पहले उसको डिस्काउंट किया था, फिर दूसरे साल वाले को, फिर चौथे साल वाले को। लेकिन आप फॉर्मूला क्या लगाया था, 1 + i इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर -n। तो किसी के नोट्स मिल नहीं रहे तो भी मैं तस्वीर खींचने का टाइम दे दूंगा। एनओटी का फॉर्मूले में क्या करना है, 1 - 1 + i रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय, और सिंपल में क्या करना है 1 + i रेज टू पावर -n। ओके, अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि एनओटी का फॉर्मूला कब यूज करना है, किसी को या
कुछ लोग बोल नहीं रहे। जब अमाउंट्स क्या हो, सेम हो, और इंटरवल भी, जब अमाउंट्स भी सेम हो और इंटरवल्स भी सेम हो। अगर बीच में एक अमाउंट भी मिस हो जाए तो टैकल करना सीखेंगे कैसे सीखना है। लेकिन फिलहाल एनओटी का फॉर्मूला कंफर्टेबली कहां यूज हो सकता है, अमाउंट्स भी क्या हो और इंटरवल्स भी सेम हो। ओके, ये मिसाल थी एनओटी के फॉर्मूले की। अगर किसी ने तस्वीर लेनी है, ये थी सिंपल डिस्काउंट करके, जवाब सेम आया था, और ये डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले हैं, एनओटी वाला और सिंपल वाला। चलें जी, रजिस्टर पे नया सफ़ा शुरू करें। 2-3-4 सफ़े ऐसे ही IAS 38 के लिए छोड़ दें अपने आखिरी दिनों के लिए। कुछ आपने अभी लिखना है या कुछ चीज़ें आपको याद आएँ, उनके लिए आप छोड़ दें IAS 38 के सफ़े और लीज शुरू करें। अच्छा, लीज में लिखें लेसी का लफ्ज और लेसर का लफ्ज। लेसी LESS EE और लेसर LESSOR। जी, लेसी कौन होगा? कस्टमर लिख सकते हैं हम, कस्टमर जिसको चीज लीज पे या किस्तों पे चाहिए। और लेसी के आगे लिखें कस्टमर, और लेसर के आगे लिखें बैंक। लेसी के आगे कस्टमर और लेसर के आगे बैंक। तो लोगों को किस्तों पे चीजें लेने की आदत पड़ चुकी भी है, तो वो चीज जो बाजार से हमें महंगी पड़ रही हो तो हम बैंक के पास जाते हैं, जाके क्या कहते हैं 4-5 साल की किस्तें बना दो, और वो किस्तें बना देते हैं, फिर हम किस्तों में पेमेंट करते हैं। बहरहाल अभी लीज को छोड़ें, आप इस चक्कर में ना पड़े। फिलहाल डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर लें। तो एज इट इज सेम सवाल है जैसा अभी मैंने कहा है। लीज पेमेंट ऑफ 80 इज पेड एनुअली इन, ये क्या मतलब है? एनुअली इन एरियर्स। लीज का जो किराया है हमने जो बैंक को पे करना है वो साल के एंड पे होगा, साल के शुरू में? साल के एंड पे होगा। कितने साल की लीज है? 4 साल की। डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट कितना है? लीज शुरू कब हो रही है? ये कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑन यकम जनवरी 14। यकम जनवरी 14 को हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलें जी, लीज 14 में चलेगी, 15 में, 16 में और 17 में। किराया कब कब पे होने? एरियर। एरियर का क्या मतलब है? साल के एंड पे होने। अब कितने फिगर्स को डिस्काउंट करना है? 4 फिगर्स को डिस्काउंट करना है। चलें जी, निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू बोलें ऑन यकम जनवरी 2014। ये नोट्स पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 है और IFRS 16 का लेक्चर नंबर 1 है। तो अपने रजिस्टर पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1-8, यानी 1 IFRS 16 का और 8 ओवरऑल लेक्चर नंबर। करें ये डिस्काउंट 80 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर। अब नंबर ऑफ 80 काउंट करें कितने हैं जिनको डिस्काउंट करना है। वो 80 की क्वांटिटी बताएं जिनको डिस्काउंट करना है। 4 दफा 80 नजर आ रहा है जिसे डिस्काउंट करना है। 4 80 को डिस्काउंट करना है। 1 अच्छा, इंटरेस्ट रेट 14% है। इंटरेस्ट रेट 14% है, डिवाइडेड बाय 0.14 जी 233। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑन यकम जनवरी 2014। अभी एग्जांपल 2 को छोड़ें, एक और तरीका भी जरा चेक कर लें डिस्काउंट करने का, और प्लीज इस तरीके को अपनी मेमोरी में जरूर रखना है। ये तरीका वहां कहीं हेल्प किया करेगा जहां पेमेंट्स बराबर नहीं होंगी, इसलिए इस तरीके को भी जहन में रखना है। दूसरा तरीका क्या है जी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का? डंकी वर्क, जिसमें सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। ओ और बड़ा सा लिखना है आपने। ये 2 तरीके हैं। ये पहले वाला 80 है, ये पहले वाला 80 मैंने लिखा है। ये बताएं कितने साल पीछे वापस बुलाने। अब ये नंबर ऑफ 80 नहीं गिनने, ये कितने साल पीछे वापस बुलाने। 1 साल पीछे। 80 इंटू 1.14 रेज टू पावर -1। ये दूसरे वाला 80 कितने साल पीछे बुलाने? 2 साल पीछे। 80 इंटू 1.14 रेज टू पावर -2। तीसरे वाला 80 कितने साल पीछे बुलाने? 3 साल पीछे बुलाने। रेज टू पावर
क्या जवाब आ गया? 232 आ रहा है, कोई मसला नहीं, 232 पॉइंट कुछ होगा, 233 आ रहा है। इसको उठा के हमने राइट साइड पे रख लिया है। अब जिंदगी के किसी मोड़ पे मैंने आपसे पूछा कि वो डिस्काउंटिंग कहाँ रखी थी, तो याद रख लीजिएगा, इन नोट्स में राइट साइड पे रख दिया। अच्छा जिनको ये किताब अब मिल चुकी है ना, जब किताब आ गई है तो ये किताब में ढूंढेंगे जिन्होंने लेट क्लासेस ज्वाइन किए हैं, लेक्चर नोट्स आखिरी चैप्टर, उसके अंदर आपको ये स्टार्ट में ये दोनों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, अगली चीज़ बताएं क्या है एग्जांपल 2 में, क्या चैलेंज है आपके लिए? लीज पेमेंट्स ऑफ अल्लाहु अकबर annually in advance. Lease term is 4 year, discount rate is 14%, lease commenced on 1 जनवरी 14। बनाएं जी, क्या कहानी बनेगी? 2014, 15, 16, 17, सही है? हर साल किराया आना है, किसमें? अगर मैंने कोई चीज किराए पे ली है तो इस साल का किराया इस दिन पे करूंगा और साल चीज चलाऊंगा, इस साल का किराया इस दिन पे करूंगा और साल चीज चलाऊंगा, और आखिरी साल का किराया इस दिन पे करूंगा और साल चीज चलाऊंगा। जैसे आप लोग फीस एडवांस में देते हैं, फीस एडवांस में देते हैं, एरियर में नहीं देते कि पेपर आने दें, पास हो जाएगा तो फीस दूंगा। ओके, आप पढ़ें जी, क्या आएगा हजरात? क्लियर? आप बताएं, जब मैं एनओटी का फॉर्मूला लगाऊं तो कितनी क्वांटिटी 80 की डिस्काउंट करनी है? 380। लेकिन इस 80 को नहीं भूल जाना, इसको डिस्काउंट तो नहीं करना, लेकिन इसको एज इट इज तो लिखना है ना। तो इस 80 को यहां खड़े होके 1 जनवरी 14 पे खड़े होके इस 80 को हम कहेंगे 80 इधर आओ, 80 के ओ मैं इधर ओ, और गलती से इसको हमने आवाज मार दी, बच्चा पीछे खड़ा हो, बेटा अब मैं ओ, तो इस 80 को जब आवाज मारेंगे 80 ओ मैं इधर, तो इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ना कहिएगा अब जवाब हमारा 233 ही आना है, प्लीज जवाब 233 नहीं आएगा। ओके, प्रेजेंट वैल्यू, अब हम ये सवाल नहीं कर रहे, एग्जांपल 2 कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑन बोले 1 जनवरी 14, इस 80 को ना एज इट इज आपने लिख लिया करना है, तू थले आ, बस इसको एज इट इज लिख लिया करना है। ये वाला 80 एज इट इज लिख लेना है। कितने 80 बच गए डिस्काउंट करने में, इनको काउंट करें, 1 2 3। तू इधर आ, तू इधर आ, ओ तू इधर आ, चलें जी। 80 इंटू बोले 1 माइनस 1 4 रेज टू पावर, ये 3 से क्या मुराद है? क्वांटिटी ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 0.14, ग्रैंड टोटल बताना है, ये वाला 80 ऐड करके 266। देखें हमने 4 80 उठा लिया, देखें इधर 1 80 ये और बाकी 3 80 ये, 4 80 हमने उठा लिया। मैनुअल तरीके से ट्राई करें, और लिख के सेम जवाब आ गया। जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 14। जी हजरात बताएं, पहले वाला 80 इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं,
यकम जनवरी 14 पे इसको बुलाना है, ये यकम जनवरी 14 पे ही खड़ा है। अच्छा, इस 80 को 1 साल 1 दिन पीछे बुलाना है, तो 1 साल पीछे बुलाना है, बस 1 साल 1 दिन पीछे बुलाना है, यानी 1 साल पीछे बुलाना है। 80 इंटू 1.14 रेज टू पावर -1, ये वाला 80 1 साल पीछे आ गया, प्लस 80 इंटू 1.14 रेज टू पावर -2, प्लस 80 इंटू 1.14 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 266। ये किसका हो गया जी? एडवांस का सवाल। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन लीज का, चढ़ा लें बाजू ऊपर। अच्छा, सारे शुरू करें, बुरा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, नीचे कर लेते हैं। ऑन यकम जनवरी 2010 मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। जी, किस्तें बना के खरीदना पसंद की है या बाजार से जाके खरीदना पसंद की है? अच्छा, वैसे एक चीज बताएं, आपके हमसाया कहते हैं यार ये 30 लाख की गाड़ी है और मुझे पसंद भी बड़ी आ गई है और ऐसे जान सी जा रही है देख के मुझे, तो ये गाड़ी मैं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं और 30 लाख मुश्किल ही है। 5-6 लाख का चक्कर होता तो फिर भी ठीक था, वो 30 लाख। तो अब हो सकता है ये बैंक के पास जाए और बैंक वाला इसको अपने जाल में फंसाए और कहे मैं तुम्हें 40 लाख की दे देता हूं, पैसे 6 सालों में दे देना। मैं तुम्हें 40 लाख की दे देता हूं, पैसे 6 सालों में दे देना। आप 30 लाख और 40 लाख का डिफरेंस इंटरेस्ट कितना पे करा होगा, और गाड़ी की प्राइस 30 लाख। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन वैसे लीज की होती कैसे होगी? ये बैंक है, ये कस्टमर है जिसको आपने लिखा है मेरा नेबर, गाड़ी चाहिए थी, तो बैंक जरा नजर मारता होगा हमारे स्टॉक में कौन सी गाड़ियां पड़ी हैं, तो बैंक कहता होगा ये वाली ले जाओ, टायर तुम लगवा लेना। ये कहता होगा बैंक? नहीं 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 मेरे भाई, बैंक जो है वो होंडा कंपनी के पास जाएगा। वैसे होंडा वाली भी आपको हाँ गाड़ी 30 लाख में मिल जाएगी, सिटी आ रही होगी। होंडा कंपनी के पास जाएगा बैंक। क्लियर? तो बताएं बैंक किससे गाड़ी बाय करेगा? होंडा कंपनी से। इधर से इधर क्या जा रही होगी? गाड़ी। इधर से इधर क्या जा रहा होगा? 30 लाख चला गया, 30 लाख। ओके, तो बैंक किसको पैसे देगा? जारी बात है, बैंक के पास गाड़ियां होती हैं पड़ी हुई, या सॉरी हाँ बैंक के पास गाड़ियां पड़ी होती हैं या बैंक को किसी से खरीदनी पड़ती है? बैंक को किसी से खरीदनी पड़ती है, क्योंकि बैंक का कारोबार नहीं है गाड़ियों का। ओके, अच्छा बैंक इसको 30 लाख देगा, फिर बैंक इसको क्या करेगा? ये पेमेंट फौरन कर देगा या थोड़ी थोड़ी करके? फौरन ये बैंक पेमेंट कर देगा इसको। ठीक है जी। इसके बाद बैंक क्या करेगा? गाड़ी का अपनी छत पे रख लेगा? नहीं, गाड़ी किसको दे देगा? कस्टमर को गाड़ी दे देगा, और कस्टमर फौरन या थोड़ा थोड़ा करके टोटल 40 लाख देगा। थोड़ा थोड़ा करके ये 40 लाख कस्टमर कैसे देगा? मिसाल के तौर पे 5-6 साल में ये 40 लाख इसको दे देगा। तो इट इज लीज अरेंजमेंट। ओके, यू कैन एनोट नोट। ये मैंने फौरन लिखा है। इसी तरह का अरेंजमेंट कितनों के जहन में ऑलरेडी था? कितनों का जरा आज वाजे हुआ है? नोट ना ही करो तो बेहतर है, पहले ही पहुंची हुई सरकार है आप। ओके, लेसी कौन है इसमें?
बैंक नहीं यार, लेसी कौन है? कस्टमर। और लेसर बैंक, वो तो होंडा कंपनी वाली, वैसे ही मैंने बात बीच में समझाने के लिए बता दी। होंडा कंपनी का इधर हमने कोई नाम नहीं रखना, हमारे अरेंजमेंट में लेसी और लेसर होगा। ओके चलिए भाई, अब तस्वीर खींच लेंगे किसी ने और नोट करना है तो। पढ़ें जी, अब जी जरा सारी बात पढ़ें, समझ आ रही है। ऑन 1 जनवरी 2010 मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन। मुश्तबा को गाड़ी की जरूरत पड़ी या मुश्तबा टेक्सटाइल को मशीन की जरूरत पड़ी? मशीन की। आगे बैंक का काम है मशीन जहां मर्जी से खरीद के लाके दे हमें। बैंक ने बस मशीन खरीद के कहीं से लेंगे, क्योंकि बैंक में मशीनें पड़ी नहीं होती। डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। फेयर वैल्यू बताएं जी मशीन की 412 मिलियन। 412 मिलियन की मशीन है। कितने करोड़ बने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 41 करोड़। 41 करोड़ की मशीन है। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज 41 करोड़। तो मुश्तबा वाला ने सोचा 41 करोड़ की मशीन खरीदें, छोड़ो बड़े किस्तों में ले लेते हैं। द लीज टर्म इज 4 ईयर। कितनी किस्तों में, कितने सालों में पैसे दे देने आप? 412 मिलियन देगा। इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 इज टू बी पेड एनुअली इन एरियर्स। कैलकुलेटर पकड़े साथ वाले का जी। 130 को जरब दें 4 सालों से, 4 किराए 130 के देने हैं, 500। तो ऐसा क्यों है कि मुश्तबा 412 वाली चीज के 520 देने को तैयार हो गया, मुश्तबा तो 420 लग रहा है। नहीं सॉरी, तो ऐसी बात क्यों है कि मुश्तबा 412 वाली चीज के 520 देने पे तैयार हो गया है? बिकॉज उसे किस्तें बना के दे दी गई हैं। इंस्टॉलमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है। इंस्टॉलमेंट ऑफ 130 आर टू बी पेड एनुअली इन एरियर्स। 4 साल बाद क्या बनेगा मशीन का जी? 4 साल बाद क्या बनेगा मशीन का? ओनरशिप ऑफ एसेट विल बी टू लेसी एट द एंड ऑफ। 4 साल के एंड पे ये एसेट किसका बन जाएगा? लेसी का बन जाएगा। तो 4 साल किसके पास था? पास मैं पास पूछ रहे हैं, पास। 4 साल किसके पास था? लेसी के पास था। ठीक है, तो 4 साल भी तो इसी की ओनरशिप थी। अच्छा, ओनरशिप का मतलब ऑब्वियसली कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, बाकी समझ लें। असल में जिस वक्त गाड़ी खरीदी जाती है ना, तो जैसे ही पिछली मिसाल में वापस आ जाएं, जैसे ही बैंक होंडा कंपनी से गाड़ी खरीदता है, तो बैंक पता क्या करता है? बैंक 5-6 साल के लिए जितना अर्सा किस्तें बनाता है, ये गाड़ी की ओनरशिप बैंक के नाम रहती है। अब अगर लेसी गाड़ी चला भी रहा है 5 साल, तो पुलिस वाले कभी भी रोकेंगे लेसी को, तो इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की जगह बैंक ने कोई ना कोई सबूत दिया होगा कि यार डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ओरिजिनल पड़े हुए हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके नाम नहीं होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके नाम होंगे? कितने अरसे तक? ये बैंक अपने पास ओरिजिनल नाम क्यों लगवा के रखते हैं? एक्साइज वालों का दफ्तर है जहां पे जाके नाम लगती हैं चीजें, तो बैंक अपने नाम लगवा के क्यों रखता है? ताकि वो किराया लेके ना भाग जाए। तो एज ए सिक्योरिटी वो अपने पास रखता है, और 5-6 साल बाद फिर ओनरशिप भी उसके नाम। लेकिन यूज तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही कौन कर रहा होता है गाड़ी? 0 मीटर गाड़ी होती है ये, आमतौर पे बता रहा हूं, वैसे तो यूज भी मिल जाती है। 0 मीटर गाड़ी कस्टमर चला रहा होता है पहले दिन से। लेकिन ओनरशिप कस्टमर को कब ट्रांसफर होगी? जब किस्तों के हिसाब से जान छूट जाएगी, तो फिर ये ओनरशिप इसके नाम क्या कर दी जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं होता। आने वाले दिनों में कुछ डिफरेंट चीजें भी हमने पढ़नी है, इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल इस सवाल में चौथे साल के एंड पे बताएं क्या बनेगा? गाड़ी लेसी ही चलाता रहेगा, 5वें, छठे, 7वें, 10वें साल, पता नहीं कब तक लेसी चलाता रहे, वो लेसी की मर्जी है। तो हो सकता है गाड़ी की उम्र ही 4 साल हो, तो 4 साल बाद लेसी भी इसको फारिग करते। बहरहाल चौथे साल के एंड पे गाड़ी किसको मिल जानी है? लेसी को मिल जानी है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%. To prepare the journal entries 31 December 2011 in the books of lessee. Also prepare the balance sheet and SOCI. इसका नोट भी बनता है। चलें छोड़ें अभी, चलें जी सवाल शुरू करें फॉर्मली अपने रजिस्टर पे। वर्किंग वन जी, नहीं उससे नहीं फर्क पड़ेगा, उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, पहला लफ्ज आज अपनी डिक्शनरी में आप ऐड करें, लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स आप बता सकते हैं लेसी ने कितनी करनी है? 4, और एक पेमेंट कितने की है? 130। लीज पेमेंट्स 130 हर साल पे करना है आपने, इनटू 4 years। तो लेसी ने 520 पे करना है। अच्छा भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
लीज पेमेंट्स, पहली क्लास है, पूरा लिख लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन एकम जनवरी 10। ओके जी, किस साल लीज शुरू हो रही है? 10, 11, 12, 13। क्लियर? इधर कितना किराया पे करने? इधर 130। अब इन तो सिंपल, हम वो एनओटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इनको यकम जनवरी 10 पे हमने बुलाना है, तो 130 इंटू 1 माइनस 1.1 है, इंटरेस्ट रेट 10% है, रेज टू पावर। क्वांटिटी गिने 130 की, 1 2 3 4, रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.412 इशारा 08। तो कोई नहीं, राउंड करके बस 412 लिख लें, रुपीज इन मिलियन में सवाल कर लें, 0.08 को छोड़ें, 412। क्या चीज खत्म? ले आए इधर। आपने एक चीज नोट की होगी कि 412 मिलियन तो इसकी फेयर वैल्यू भी थी, यानी बाजार से, जैसे मैंने कहा था ना, 30 लाख की दी, खरीदी और 40 लाख की दे दी किसने बना के, तो इधर 412 तो इसकी फेयर वैल्यू भी थी। यानी अगर लेसी आज पैसे दे दे तो कितने देने पड़ेंगे? फिर तो लेसी शायद पैसे देंगे नहीं, लेसी जाके खुद ही बैंक से खरीद लेगा, वो सॉरी होंडा से खरीद लेगा, फिर तो उसको जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आज इसको पैसे देने पड़े तो कितने पैसे दे देगा? 412। ये बराबर आ रही है, शायद आने वाली क्लासेस में ये बराबर कभी ना आए, तो फिर उस पर अलग बहस हम करेंगे, वो अलग बात है। फिलहाल आज पहली क्लास है तो हमें ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं। तो मुझे बता दें कि लेसी अगर आज पैसे पे करे तो कितने की बनेगी चीज? 412 की। लेकिन ये 412 लेसी के पास पैसे मौजूद, इसलिए लेसी ने ये पैसे खर्च नहीं किए, ये पैसे इन्वेस्ट किसने कर दिए? बैंक ने इन्वेस्ट कर दी और लेसी को ये चीज हैंड ओवर कर दी। अब बैंक के कितने पैसे, मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, डूब गए। बैंक के कितने पैसे डूब गए? 412। लेकिन डूबे नहीं 412। 412 के अगेंस्ट बैंक को 4 सालों में कितना मिल जाना है? 520। तो लेसी बताएं अब इंटरेस्ट की मद में कितने पैसे देगा? टोटल लाइफ में आपने बताना कितने पैसे देगा 4 सालों में? 108। ये अमाउंट तो प्रिंसिपल लिख लें। ओके, तो 3 लफ्ज बोले। नंबर 1 लीज पेमेंट, दूसरा लफ्ज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और तीसरा लफ्ज इंटरेस्ट। ये कैसे निकला है? किस किस का डिफरेंस लिया है? एलपी का, बोले एलपी में से क्या माइनस किया है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लिख लें, इंटरेस्ट निकला करेगा, लीज पेमेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट माइनस कर दें। तो आज खरीद लें तो 412 का मिलेगा, लेकिन किस्तों में खरीदें तो 520 का मिलेगा। 108 किसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? लेसी को पे करना पड़ेगा, बैंक को। तो लेसी बैंक को पे करेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं पहले साल का इंटरेस्ट कितना है इस 108 में से? पहले साल का इंटरेस्ट, इस 130 में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होगा ना, इस 130 में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होगा, 130 में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होगा, 130 में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 108 को पढ़ के 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा इंटरेस्ट। क्योंकि देखें, जैसे जैसे आप पैसे उधार उतारते जाते हैं ना, उधार उतर गया और उतर गया उधार, और उतर गया उधार। बीवी कहेगी सरताज 1 साल रह गया, फिर तेरे कंधे फ्री, और उतर गया उधार, पूरा उधार उतर गया। तो जैसे जैसे उधार उतरता जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या होता जाता है? नहीं, मैंने ऐसे मुंह बनाया तो नहीं दे, जैसे जैसे उधार उतरता जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता जाता है। शुरू वाले सालों में इंटरेस्ट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उधार ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे उधार उतारते जाते हैं तो इंटरेस्ट कम। अभी देखना एक कैलकुलेशन होने लगी है। अच्छा, अब हमने चंद कॉलम बनाने हैं। इस टेबल एक बनाएंगे, इस टेबल का नाम होगा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अमोर्टाइज यानी तकसीम करो इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसमें कॉलम देख लें कौन से आने हैं जी। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस।
ओके अच्छा, पहली वाली डेट ना आपने एक दफा लिखा जरूर करनी है। पहली वाली डेट 1 जनवरी 2010। इसके बाद अब आपने जितनी किस्तें हैं उनकी डेट लिखनी है। पहली किस्त बताएं 31/12/10। दूसरी किस्त कब पे होनी है? तीसरी किस्त और चौथी किस्त चलें जी 31/12/10, 31/12/11, 31/12/12 और 31/12/13। जी किराए बता दें कितना किराया पे होने? 130। अच्छा ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, आने वाले दिनों में चीजें एडवांस होनी है ना, तो कुछ ऐसा करते हैं ये डायग्राम जहन में भी नहीं बनाते, बस ऐसा करते हैं जैसे ही सवाल पकड़ते हैं तो इस तरह देख लेते हैं। अब वो काउंट कर लेते हैं कितने कितने 130 को डिस्काउंट करना है और पहले को भी करना है, क्योंकि इधर भी साल का गैप है, तो एडवांस का सवाल नहीं है जैसे थोड़ी देर पहले किया था। तो इधर से देखने की बजाय ऐसे देख लें, ये जो मैंने एरोस खींचे हैं 1 2 3 और कितने 130 को डिस्काउंट करने हैं। तो ये डायग्राम बनाने का पेपर में टाइम नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली ये तो कैलकुलेशन हमने करनी होती है, तो ये कैलकुलेशन करके हम देख लिया करें डिस्काउंट कितने करने हैं। तो कितनी क्वांटिटी नजर आ रही है आपको 130 की? 4 दफा 130 नजर आ रही है। चारों को बुला के कहां खड़ा करना है आपने? लाइन हाजिर करना है 1 जनवरी 2010 को। अच्छा अब मोहतरम जो सबसे पहला जो लाइन हमने बनाई है वो शुरू हुआ करेगी पीवी से, प्रेजेंट वैल्यू से। सबसे पहली लाइन कहां से शुरू हुआ करेगी? प्रेजेंट वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू बताएं 412। ये असल में बैलेंस है ऑफ प्रिंसिपल। किसका बैलेंस है? प्रिंसिपल का बैलेंस है। आज अगर हम पैसे दे दें तो कितने देने पड़ेंगे? 412। अब प्रिंसिपल के बैलेंस से हम इंटरेस्ट निकालना शुरू करेंगे। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और 412 पर इंटरेस्ट रेट लगा दें एट द रेट ऑफ 10%। कितना जी? 41.2। जरा फोकस कीजिएगा इधर, जवाब क्या आ रहा है आपका? 41 मैं चाहता हूं, मेरी चाहत है कि मैं सवाल पॉइंट्स में ना लेकर जाऊं, तो बता दें राउंडिंग के रूल्स क्या हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 लग जाए तो 2 अपनी हैसियत लूज कर जाता है और ये 41 नहीं रहता है। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें। और अगर पॉइंट के बाद 6 हो, 7 हो, 5 भी हो, मेरे ख्याल से 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, पॉइंट के बाद 9 हो, तो 41.9 को राउंड करके क्या लिखते हैं? जैसे ये आप लोग ये 3.2 लिखा हुआ है, इसे राउंड करें 3। ये 3.7 लिखा हुआ है, इसे राउंड करें 4। ये 3.3 लिखा हुआ है, इसे राउंड करें 3। क्लियर? तो ये राउंडिंग के रूल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। अब बेशक आप कहीं रफ वर्किंग में ऊपर बेशक कैसे लिखते हैं, ये 41.2 कैलकुलेटर ने दिया था, लेकिन मैंने काट के इसको क्या लिख दिया? 41। और इसका एक तरीका ये होता है, कैलकुलेटर को आप 0 डिजिट पे सेट कर लें। ये सेट करना कितने को आता है? तो पॉइंट्स के बाद जवाब ही नहीं आता कैलकुलेटर पे, इसलिए कैलकुलेटर ने जवाब ही दे दिया, क्योंकि कोई और उठाएगा वो कहेगा पॉइंट्स आ ही नहीं रहे। अच्छा जी बता दें जी आ क्या रहा है कैलकुलेटर पे? 41.2, लेकिन मैंने राउंड करके क्या लिख दिया? 41। हाँ 0.2 मिलियन हमने राउंड कर दिया, कोई मसला नहीं। जब मिलियन में है तो वो हमारे से खेल रहे हैं मिलियंस में, तो हम भी उससे मिलियंस में ही खेलेंगे एग्जामिनर से। हाँ 2 लाख रुपीज आपने उड़ा दिए, खत्म करो, कोई मसला नहीं, मसला नहीं। अब हमारा लेवल हाई हो गया है ना। ओके अब मुझे बताएं पहली किस्त में कितना इंटरेस्ट है? पहली किस्त में कितना इंटरेस्ट है? तो उस किस्त का कितना हिस्सा प्रिंसिपल की मद में? 89। तो पहली किस्त में मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया और थोड़ा सा प्रिंसिपल की मद में पैसे दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब आप मुझे बता दें प्रिंसिपल टोटल कितना था, यानी उधार का प्रिंसिपल कितना था बिना इंटरेस्ट के? 412 के बैलेंस था प्रिंसिपल का, ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में से पेमेंट हो गई। तो बताएं बकाया प्रिंसिपल का बैलेंस कितना बचा? तो कैलकुलेटर पकड़ें 412 माइनस 89, 323। ये अभी तक मैंने किस मद में देने हैं? प्रिंसिपल की मद में। ओके स्टेप 1 बताएं क्या करेंगे? किस्तें बना लिया करेंगे, ये तो आम सी चीज है, ये बड़ी फौरन बन जाएगा, किस्तें बना लिया करेंगे। फिर स्टार्ट कहां से किया करेंगे? प्रिंसिपल से। और रेट किस पे लगता है? किस्तों पे या प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे रेट लगाएंगे 41.2 आ रहा है, उसको हमने राउंड करके
कोई मतलब कोई मसला नहीं, ऐसी राउंडिंग के पेपर में इजाजत है। 41 जी, 130 माइनस 41 89। अब कैलकुलेटर, अच्छा अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, अपने लिए काम मुश्किल कर लेते हैं। वो 41.2 लिखा रहने देते हैं कैलकुलेटर पे, इधर 41 कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं 130 माइनस 41.2, फिर इधर दोबारा अपने लिए मसला खड़ा कर लेते हैं। ये भी फिर कोई 88 पॉइंट पता नहीं किस में चला जाता है। तो जब आपने यहाँ 41 लिख दिया, फिर कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबा दें, कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबा के करें 130 माइनस 41 इज इक्वल टू 89, 412 माइनस 89 323। अब कैलकुलेटर पकड़ के 323 का 10% ले, 32.3। जरा 32.3 में बताएं आगे, 3 तो 3EC है, छोटी सी, ये तो अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगी। तो जब ये खो जाएगी तो पीछे क्या बच जाएगा, कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं, तो खोता पाता भी है जी। कितना हो गया 32। मेन ये इंटरेस्ट गिरता क्यों जा रहा है, क्योंकि उधार का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, कोरोना चला गया आजकल, मास्क नहीं पहना उन्होंने, 11 तारीख से चला गया। कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबाएं, अब 130 माइनस 32 लिखें, इधर कोई पॉइंट्स में अगर आ रहा था तो ऑन का बटन दबा दें, 130 माइनस 32 98। ऐसा तो नहीं करते, सादा कैलकुलेट करा होता है आप। अच्छा 98, चल मैं भी 323 में से कितना उधार पे हो गया, 323 माइनस 98 225। ओके, आप 225 पे लगाएं 10% 22.5। गाय इसको मैन इसको राउंड करके क्या लिखेंगे 23 मोहतरम। अच्छा क्या लिखेंगे जी 23 जी। कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबाएं, अब 130 माइनस 23 107, 225 माइनस 107। बोर हो गए हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना, तो 4 साल का सवाल है ना, 8 साल का तो नहीं है, बोर हो रहे हैं। 225 माइनस 107 118 जी। टेल तो लेटर पकड़ें और उस पर 10% लगाएं, क्या जवाब आया 11.8। एक आवाज आएगी आपको भी, इसको काट दें, इसको काट दें तो क्या होगा, ये 8 है या 8 है, तो ये तो इसकी जान ले लेगा 11 की, ये इसे क्या करके जाएगा 12 करके जाएगा। अच्छा जी, अब 130 माइनस 130 माइनस 12 118 माइनस 118 अंडा, एंड पे अंडा आया करेगा। लोगों का शुरू में आ जाते हैं, आपका एंड पे जो है 0। और अगर 0 की जगह 1 आ गया 2 आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं टेबल दोबारा बना के ट्राई करूं, वो राउंडिंग की वजह से मसला आ सकता है, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन 25-26 आ गया तो मसला है, ये मसला है नहीं राउंडिंग का मसला। तो 0 जवाब आ गया। अब बता दें 31/12/13 की रात को प्रिंसिपल की मद में कितने पे करने हैं, 0 पे करने हैं। और फिर आज रात को चले जाएं या अगले दिन सुबह ही बेहतर है, चले जाएं और जाके ओनरशिप अपने नाम करवा लें। यकम जनवरी 14 की सुबह ओनरशिप आपके नाम हो जाएगी। अब लीगल टाइटल भी आपके नाम हो जाएगा क्योंकि आपने सारी किस्तें दे दी। ओके चलें जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द years guys, 31 दिसंबर 10 एंड इन द बुक्स ऑफ लेजी की बुक्स में करनी है, लेसी की बुक्स में। कितनी तेजी से वक्त गुजरा है जिंदगी का, पता ही नहीं चल रहा। चलिए कोई नहीं, आज हम जर्नल एंट्रीज कर करके जाएंगे, कोई नहीं, अगले टीचर से रिक्वेस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अभी आप इशा के ऊपर सफे में रफ वर्किंग में एंट्री कर लें, मैं एक समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूं। 1 जनवरी 2010। अब भाई माना, मोबाइल वाले भाई मानना इस बात को कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, गाड़ी यूज कौन कर रहा है, लेसी यूज कर रहा है। इसलिए हम सब्सटेंस को देखते हैं, रियलिटी को देखते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखते। तो रियलिटी क्या है, हु इज एंजॉयिंग द बेनिफिट्स,
कौन इस गाड़ी में बैठ के एसी चला रहा है? लेसी। कौन इस गाड़ी में लाहौर से मुल्तान जा रहा है? कौन इस गाड़ी के टायर का पंचर लगवा रहा है? लेसी। तो लेसी रिस्क्स भी बियर कर रहा है और रिवॉर्ड्स भी इंजॉय कर रहा है। तो रियलिटी क्या है कि ये एसेट लीगली तो किसके नाम है 4 साल तक? बैंक के नाम है, लेकिन सॉरी सब्सटेंस ओवर रियल, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म क्या होती है? ये कॉन्सेप्ट आपने इंट्रो में पढ़ा था, लीगल फॉर्म। और सब्सटेंस क्या होती है? रियलिटी। लीगली किसके पास है गाड़ी 4 साल के लिए? लीगल डॉक्यूमेंट्स में बैंक के नाम, या मशीन है हमारे सवाल में किसके नाम है? बैंक के नाम। सब्सटेंस छा जाएगा लीगल, और हकीकत क्या है? ओवर का क्या मतलब है? ओवरराइड कर जाएगी। रियलिटी छा जाएगी किस पे? और अगर रियलिटी लीगल फॉर्म पे छा गई तो लीगल फॉर्म अपनी हैसियत खो दे, जबरदस्त, लीगल फॉर्म अपनी हैसियत खोती चली जाएगी, क्योंकि लीगल फॉर्म अपनी हैसियत खोती चली जाएगी। और कौन छाता चला जाएगा? रियलिटी छाती चली जाएगी। ठीक है, खत्म करते हैं। एंट्रीज क्या करनी? अच्छा, ये बात अब लिख लें, तो इतनी सी बात लिख लें, जनरल एंट्रीज कल कर लेते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और नीचे थोड़ी सी इंग्लिश अब लिख लें इसकी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। भाई तुम स्टिक लेके ही आंदे हो, बखाओ जरा सारे। अच्छा जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म अब लिखें नीचे। इन लीगल डॉक्यूमेंट्स, ownership will be of bank for 4 years. In legal documents, ownership will be of bank for 4 years. But in reality, इसी तरह लिखिएगा, but in, हाँ हल्की बॉल पॉइंट से जरा, but in reality, lessee is enjoying rewards, but in reality lessee is enjoying rewards and bearing risks. Therefore it will be recorded as an asset. Therefore it will be recorded as an asset in the books of, therefore it will be recorded as an asset in the books of fill in the blanks.